हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पेटीएम। पेटीएम पेमेंट थ्रू मोबाइल काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। एंड इस वीडियो में बेसिकली फोकस ये रहेगा कि आखिरकार पेटीएम बिजनेस करता क्या है। पेटीएम ने FY 21 में 28,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 28,000 करोड़ रुपए बनाए। तो आखिर वो बनाए कैसे? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि पेटीएम इज़ अ पेमेंट कंपनी। अगर मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ टू एनी शॉप, टू एनी शॉपकीपर, टू माय फ्रेंड, तो मैं पेटीएम यूज़ करूँगा। पेमेंट सर्विसेज में पेटीएम इज़ अ मार्केट लीडर, नो डाउट अबाउट दैट। तो पेमेंट सर्विसेज ही इनका मेन स्टे है। 71% ऑफ द रेवेन्यूज, around 70% of the revenues of FY 21 were generated through this payment services only. अब पेमेंट सर्विसेज में क्या? देखिए, हम जो भी रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, वन टू वन मनी ट्रांसफ़र करते हैं, नॉट ओनली टू आवर फ्रेंड्स बट ऑल्सो टू शॉपकीपर्स। शॉपकीपर को उनके शॉप में जाके QR कोड स्कैन करके जो पेमेंट करते हैं, वो सब इनका पेमेंट सर्विसेज सेगमेंट में आता है, जहाँ पे ये पेमेंट एज अ सर्विस दे रहे हैं। कंज्यूमर्स आए, इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करें और उससे पेमेंट करें। अब उससे वो पैसा कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। देखिए, हम एज अ कंज्यूमर किन्हीं किन्हीं हमें पेमेंट्स पे वो कन्वीनियंस फ़ी चार्ज करते हैं। लाइक अगर मैं टिकट बुक करा रहा हूँ कोई, तो उस पर कन्वीनियंस फ़ी होगा। मैं अगर वॉलेट को एक सर्टेन अमाउंट से ओवर एंड अबव चार्ज कर रहा हूँ तो कन्वीनियंस फ़ी होगा। क्रेडिट कार्ड का अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो कन्वीनियंस फ़ी होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ से इनको रेवेन्यू आता है कंज्यूमर साइड से। कंज्यूमर मतलब हम, आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान लोग। इसी में जो मर्चेंट्स होते हैं उनसे भी ये पेमेंट लेते हैं। जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके यहाँ पे इन्होंने डिवाइसेस इंस्टॉल किए हुए हैं, उसका ये कुछ पेमेंट लेते हैं। उनसे पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, इन द सेंस कि अगर कंज्यूमर ने पेटीएम प्लेटफॉर्म यूज़ करके मर्चेंट को पेमेंट किया है, तो उसका कलेक्शन, उसका पेमेंट, वो चार्जेस मर्चेंट को देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो करीबन करीबन 1-2% ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। तो पेटीएम भी वैसा ही कुछ चार्ज करता है। इसीलिए इनका आप देखेंगे रेवेन्यू का 70% पोर्शन इज थ्रू पेमेंट सर्विसेज, जिसका मेजर पोर्शन इज थ्रू पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस बाय मर्चेंट्स। POS डिवाइसेस जो ये इंस्टॉल करते हैं मर्चेंट्स को, उनका ये मंथली 125 रुपीज़ चार्ज करते हैं उनको। अलग अलग चीज़ें, बट बेसिकली पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस में ही चीज़ें आती हैं और मर्चेंट को वो वैसे चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट है इनका, पेटीएम का, वो है कॉमर्स एंड क्लाउड। अब ये कॉमर्स एंड क्लाउड क्या है? देखिए, पेटीएम खुद को एज अ प्लेटफॉर्म कंपनी मार्केट करता है। प्लेटफॉर्म कंपनी इन द सेंस कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कंज्यूमर्स आए, हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन करें, मर्चेंट्स आए, उनकी जो सर्विसेज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचें। तो इसी में इन्होंने कॉमर्स एंड क्लाउड सेगमेंट में टिकटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है खुद को। ऐप स्टोर बनाया हुआ है, मिनी ऐप स्टोर, जो सॉर्ट ऑफ गूगल प्ले स्टोर है, बट आई डोंट थिंक इतना वो चलता होगा। पेटीएम फर्स्ट इनका एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड इन्होंने चीज़ निकाली है, जहाँ पे ये अगर आप इनका मेंबरशिप लेते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव वाउचर्स, मर्चेंट वाउचर्स देते हैं। गेम्स, जो इनका पेटीएम गेम्स है, वो भी सॉर्ट ऑफ यही है कि इन्होंने गेम्स लिस्ट किए हुए हैं, वहाँ पे आप आओ, खेलो, एंगेज हो इनके प्लेटफॉर्म पे, एंड यू स्पेंड। उसमें अगेन कंज्यूमर्स जो हैं हमारे जैसे, उनसे ये कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं। लाइक आप टिकट बुक कराओगे तो आपको कन्वीनियंस फी देनी पड़ेगी। जो मर्चेंट्स हैं उनसे ये लिस्टिंग फीस वगैरह चार्ज करते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं सेम। ये सेगमेंट इनका 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज बनता है, अराउंड अराउंड 7,000 करोड़ का। बेसिकली उसमें आप बोल सकते हैं टिकटिंग इज़ द मेन थिंग, जहाँ पे इवेंट्स के, मूवीज़ के, बस, ट्रैवल, एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ टिकटिंग नीड्स ये प्रोवाइड कर रहा है। जो तीसरा इनका सेगमेंट है
वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का। हालांकि इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो ओनली 4-5% ही है, बट कंपनी मैनेजमेंट इस सेगमेंट को लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, फिलहाल पेटीएम जो है ना, वो एक ग्रोथ स्टेज में है। ग्रोथ स्टेज इन द सेंस कि आज इनको अपने प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम कंज्यूमर्स भी चाहिए, मैक्सिमम मर्चेंट्स भी चाहिए। अभी इनका फिलहाल मेजर फोकस अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को बुलाना है। बट एक बार जब कंज्यूमर और मर्चेंट इनके प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे, मे बी 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, तो उनको अपसेल कैसे करोगे आप? आप उनको उस टाइम पे भी रिचार्ज और बिल पेमेंट का सर्विसेज तो सेल कर नहीं सकते। आप चाहोगे ना कि उनको कुछ नया सेल करें। लाइक HDFC बैंक, एक बार आप HDFC बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुला देते हो, तो हाउ वेल दे ट्राई टू सेल यू म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, एंड देन दे ट्राई टू सेल यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एंड देन दे ट्राई टू सेल यू डीमैट अकाउंट एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अपसेल यू। उनके जो डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज हैं उनको वो अपसेल कर रहे हैं। सेम वे पेटीएम भी खुद को एक फाइनेंशियल सर्विसेज जाइंट बनाने के लिए इन्होंने अभी से फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट चालू किया हुआ है। अल्टीमेटली एम यही है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कंज्यूमर्स आए हैं थ्रू कंज्यूमर्स और थ्रू मर्चेंट्स, उनको हमें अपसेल करना है। डिजिटल बैंकिंग नीड्स लाइक वॉलेट, फास्टैग, यूपीआई, डिपॉजिट्स, उनका बाय नाउ पे लेटर, एवरीथिंग। तो वो नीड्स उनको फुलफिल करने हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में इनका आ जाता है डीमैट, पेटीएम गोल्ड, पेटीएम म्यूचुअल फंड, वो सब इनको अपसेल करना है आपको। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हालांकि इनका बहुत ही अभी छोटा सेगमेंट है, बट कहीं ना कहीं इनका यही एस्पेक्ट है, यही एस्पिरेशन है कि जो कंज्यूमर एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे मैच्योर हो जाएगा, उसको हम ये अपसेल करेंगे ये सर्विसेज। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये आपको 40% हो जाए, मतलब यहाँ से ग्रो ही करेगा। ये मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है। ये हो गए इनके 3 सेगमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड, क्या होगा कंपनी के साथ, कंपनी कैसे प्लान कर रही है खुद को। तो देखिए, कंपनी ने है ना एक पेटीएम पेमेंट बैंक करके एंटिटी बनाई हुई है। पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम की ही सब्सिडरी है। इनके पास आरबीआई के थ्रू एक लाइसेंस है टू डू बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। और बैंकिंग सर्विसेज भी नॉट फुल फ्लेज बैंक लाइक HDFC, SBI, नो, दिस इज अ पेमेंट बैंक जो कि आरबीआई के टर्म्स एंड कंडीशन में एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज बैंक, जिसका मेन फोकस डिजिटल होता है। उस उन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अभी फ़िलहाल पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू क्या क्या सर्विसेज हमें दे रहा है? जो हम वॉलेट यूज़ करते हैं वो, जो हम यूपीआई पेटीएम यूपीआई यूज़ करते हैं वो, हम जो फास्टैग यूज़ करते हैं, जो पेटीएम फास्टैग इशू करता है, वो भी पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू इशू होते हैं। इन्होंने एक दो बैंक्स के साथ टाई अप किया हुआ है, तो अगर आप इनके वॉलेट में अमाउंट ऐड करते हैं तो वो डिपॉजिट में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो डन थ्रू पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसके लिए इन्होंने एक फुल फ्लेजेड बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है। सेविंग्स अकाउंट ही खोलते हैं इस पेमेंट बैंक में। अब ये चीज़ें आप बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक चीज़ें ही इन्होंने क्यों इस बैंक में डाली हैं, वॉलेट, डिपॉजिट, यूपीआई, तो इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये डिस्क्लोज किया हुआ है, ये बताया हुआ है कि हम इस पेमेंट बैंक को आगे जाके स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक आप देखते हैं ना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, वैसे ही कहीं ना कहीं ये पेटीएम पेमेंट बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना अपने आप में इतना इजी नहीं है। उसके लिए आपको ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अराउंड अराउंड 5 to 7 years का होना चाहिए, और उसमें भी प्रॉफिटेबल हिस्ट्री होनी चाहिए ऑफ लेंडिंग। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने ऐसी
सर्विसेज को पेटीएम पेमेंट बैंक में डाला है जो प्रॉफिटेबल है, और पेटीएम पेमेंट बैंक इज़ अ प्रॉफिटेबल एंटिटी, राइट। तो ये इनका एक वे फॉरवर्ड थिंकिंग है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड देन अ फुल फ्लेज्ड बैंक बनाना है, और उसको कभी ना कभी लिस्ट करना है ऑन बोर्सेस। Along with that, management is also looking on आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या? आप जैसे अभी ई मित्र पे देखते होंगे, अगर कोई रूरल गांव का कोई बंदा आता है, उसको नेट बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती है, तो वो ई मित्र पे जाके अपना आधार कार्ड दिखाता है और उसके थ्रू बैंकिंग सर्विसेज ले सकता है। कहीं ना कहीं पेटीएम भी उस सेगमेंट को देख रहा है, और वहाँ पे वो क्या कैसे खुद को पोजीशन कर सकता है, वो एक आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग होगा। कंपनी ने कहीं ना कहीं वाइट लेवल एटीएम्स के बारे में भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो इसी से लिंक होते हैं आपकी ऑफलाइन बैंकिंग नीड्स को मीट करने के लिए। वाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं बेसिकली? जहाँ पे एटीएम प्रोवाइडर जो होता है, जो बंदा एटीएम मैनेज कर रहा है, और जो बैंक है वो अलग अलग है। यूजुअली तो आप देखते होंगे कि भाई आईसीआईसीआई का बैंक है, एसबीआई का बैंक है। वाइट लेबल एटीएम्स में क्या होता है, एटीएम किसी और एंटिटी के हैं, वो मैनेज कर रही है, उनका पूरा कैश लॉजिस्टिक का काम है। बैंक से हो सकता है उनके मल्टीपल बैंक से टाई अप हों, 3-4 बैंकों से। बैंकों के यहाँ पे एटीएम मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, और एटीएम बिजनेस जो है, एटीएम वाइट लेबल जो एटीएम प्रोवाइडर है, उसको एक बिजनेस मिल जाता है, उसका भी कॉस्ट, उसके भी वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाती है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स। तो कहीं ना कहीं पेटीएम वो काम भी करेगा। क्या वो पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू होगा? ओनली टाइम विल टेल, बट दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस दैट दे आर लुकिंग इनटू। इसके अलावा जो मेन इनका हार्डकोर अभी जो काम है, वो तो ऑब्वियसली आपको मालूम है, पेमेंट सर्विसेज है। पेमेंट सर्विसेज में इनका कंज्यूमर एंड मर्चेंट्स दोनों से ही इंटरेक्शन होता है। तो इनका कहीं ना कहीं फोकस है कि हमारे जो मर्चेंट्स हैं, फिलहाल हमारे प्लेटफॉर्म पे अराउंड 2 करोड़, उसको हम ग्रो करें अगले 5 सालों में 10 करोड़। प्रेटी मच पॉसिबल। तो और एक बार जब मर्चेंट इनकी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, तो उसको अलग अलग सर्विसेज प्रोडक्ट्स वो अपसेल करें। लाइक उसका वर्किंग कैपिटल नीड के लिए उसको लैंड करें, उसका जो पेमेंट सिस्टम, अभी हम पेमेंट सॉल्यूशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको और डीपली तरीके से प्रोवाइड करें, और कहीं ना कहीं बिजनेस सॉल्यूशंस भी उनको प्रोवाइड करें, लाइक उनका वेंडर बिल मैनेजमेंट, उनको अकाउंटिंग सर्विसेज देने का काम, उनको अपने इकोसिस्टम में कैसे अपसेल कर सकता है, वो इनका कहीं ना कहीं फोकस रहेगा आने वाले 2-3 सालों में। जैसे कंज्यूमर्स को ये अभी अपने प्लेटफॉर्म पे लाके अपसेल कर रहे हैं दीज वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लैंडिंग प्रोडक्ट्स, वैसे ही कहीं ना कहीं मर्चेंट्स को भी आगे जाके पिच करेंगे। ये हो गया इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल। 3 बिजनेस सेगमेंट्स, आगे आने वाले टाइम में कहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो। अब अगर आप एज एन इन्वेस्टर पेटीएम का एनुअल रिपोर्ट कभी पढ़ेंगे, तो 2 चीज़ें आपको इनका हमेशा स्ट्राइक करेगा। ये हमेशा ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। सी, पेटीएम बोलता है कि पेटीएम प्लेटफॉर्म यूज़ करके कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंज्यूमर्स ने मर्चेंट्स को जितना भी पेमेंट किया यूजिंग पेटीएम, वो अपना ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बता देते हैं। मैंने अगर कोई गुड्स के अगेंस्ट में पेमेंट किया, वो भी मर्चेंट को मैंने पेमेंट किया है। मैंने कोई आउटस्टैंडिंग बिल पे किया, वो भी मर्चेंट को पेमेंट हो जाता है। मान लीजिए मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड बिल पे किया है 50,000 का, तो वो 50,000 रुपीज़ पूरा का पूरा इनका जीएमवी में कैलकुलेट करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि ये अमाउंट पेटीएम का रेवेन्यू नहीं है। पेटीएम का रेवेन्यू तो 20,000 करोड़ था, विच इज़ दिस पेमेंट सर्विसेज के अगेंस्ट में।
तो अगर आप जीएमवी नंबर जो इन्होंने लास्ट टाइम डिक्लेयर किया था अराउंड 120 लाख करोड़, अगर आप ये अमाउंट देख के सोच रहे होंगे कि ये पेटीएम का रेवेन्यू है, तो ये नहीं, ये पेटीएम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, वो अमाउंट है। पेटीएम तो इस पे बहुत ही कम परसेंटेज अर्न करेगा, 1 और 2% और वॉट एवर द चार्जेस आर। बट मोटा मोटी 120 लाख करोड़ का अगर जीएमबी हुआ, तो उसके अगेंस्ट में 20,000 करोड़ का कुछ रेवेन्यू पेमेंट सर्विसेज सेगमेंट से इनका आया, 1/6, राइट। तो आप जीएमबी देख के ये मत सोचिएगा कि ओके पेटीएम का टर्नओवर, पेटीएम का रेवेन्यू 1 लाख 20 करोड़ है, ऐसा नहीं है। ओके, दूसरी बात, क्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में पेटीएम कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो पेमेंट्स होते हैं ना, वो इंक्लूड नहीं करता है। मतलब अगर मैंने मेरे फ्रेंड को 50 रुपये पेटीएम करे, तो दैट इज़ नॉट काउंटेड इन जीएमबी, बिकॉज वहाँ पे पेटीएम को कुछ रेवेन्यू नहीं अर्न हुआ, पेटीएम ने बस अपना प्लेटफॉर्म दिया है। ओनली फ्रॉम कंज्यूमर टू मर्चेंट्स, जहाँ पे रेवेन्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं पेटीएम के लिए, वो अपनी जीएमबी में दिखाते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो ये डिस्क्लोज करते हैं इनके फाइनेंशियल्स में, वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यूजुअली कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है मेरे रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी मैं वेरिएबल खर्चा करता हूँ ना, वो अगर मैं उससे सब्ट्रैक्ट करूँ, तो वो जो नेट रिजल्ट बचता है वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मान लीजिए मैं एक टी शर्ट बना रहा हूँ, टी शर्ट को मैं बेचता हूँ 100 रुपये में। अब मैं टी शर्ट को बनाने के लिए कपड़ा खरीदता हूँ 50 रुपये का, मैं उसमें लेबर लगाता हूँ 20 रुपये की, मैं उसमें पैकिंग चार्जेस करता हूँ, डिलीवरी चार्जेस करता हूँ 10 रुपये के, XYZ। तो अगर ये सारे खर्चे मेरे रेवेन्यू के अगेंस्ट में मैं कर रहा हूँ, तो ये सब मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो जो नेट रिजल्ट बनेगा वो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा। सेम वे पेटीएम कहता है कि जो भी इन्होंने रेवेन्यू अर्न किए हैं, उसके अगेंस्ट में पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, वो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। मार्केटिंग कैन कैशबैक, जो हमें कैशबैक देते हैं ये पेमेंट करने के लिए, वो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। और उसके अलावा छोटे मोटे कॉस्ट लाइक डिलीवरी कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं टू अराइव एट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फेयर पॉइंट, रेवेन्यू के अगेंस्ट में आप पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्ट कर रहे हो, फेयर पॉइंट, क्योंकि आप एक पेमेंट सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हो, आप प्रोसेसिंग चार्जेस तो आपके लिए वेरिएबल हैं ही हैं। कैशबैक्स भी आपके लिए हैं ही हैं, क्योंकि वेरिएबल है, क्योंकि आपने एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्हें किया हुआ है। गुड इनफ। बट द पॉइंट इज, पेटीएम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट। और एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय को जो सैलरी के खर्चे देते हैं, वो सबसे मेन होता है। पेटीएम अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता ही नहीं है। दे डजंट इंक्लूड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और ये पेटीएम ही नहीं, हर न्यू एज स्टार्टअप लाइक जोमेटो, स्विगी, एवरीवन, वो अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में एम्प्लॉय बेनिफिट को इंक्लूड करते ही नहीं है। मे बी दे आर ऑफ द व्यू दैट एम्प्लॉयज़ ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो एप्स बनाई है, उनका बेनिफिट हमें आने वाले 5 से 10 सालों तक मिलेगा। फेयर इनफ, बट क्यों नहीं आप उसको एक इंटेंजिबल एक्सपेंस मान के अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में मे बी 1/5 और 1/10 अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं। दैट विल बी अ बेटर पिक्चर, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का खर्चा जो है आपका हर साल का अराउंड होता ही है, फिक्स्ड अमाउंट है, एंड इट्स डायरेक्टली रिलेटेबल टू रेवेन्यू। तो you should subtract it, but they are not doing it. So, and employee benefit expense is not a small expense. It is 25 to 30% of the total expenses of the company. So it's not a chota mota kharcha. It's among the biggest kharcha. I think after payment processing charges, employee benefit expenses ही इनके सबसे बड़े हैं। तो ये सब देखते हुए मैं अगर एज एन इन्वेस्टर एनालाइज करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि इनका एबिटा देखना ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगा, ज़्यादा सही तरीका होगा, क्योंकि एबिटा में ये सारे एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस।
जो इनका एबिटा है वो करंटली नेगेटिव है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो अभी पॉजिटिव दिखाते हैं ये, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को उसमें दिखाया है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ ही नहीं है। तो ये 2 पॉइंट हो गए इनके रिगार्डिंग द फाइनेंशियल्स। मैंने आपको आपका इनका बिजनेस मॉडल समझाया, इनके 3 सेगमेंट समझाए, कहाँ कहाँ से मेजरली इनका रेवेन्यू आ रहा है वो समझाया, और मैंने आपको ये भी समझाया कि कहाँ पे इनके फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, क्या बिजनेस में ये जा सकते हैं, क्या बिजनेस में ये इनको ग्रोथ दिखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पे हम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करते हैं, तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।